हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज मैं आपको पढ़ाता हूँ सिगमंड फ्रायड का नियम। सिगमंड फ्रायड का नियम से सीटेट के क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन जो है और ज़रूर आते हैं। तो सिगमंड फ्रायड के बारे में मैं आज बताते हूँ, इनके सिद्धांत के बारे में मैं आज जो है आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड इन्होंने मानव विकास का मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में जो है क्या किया था, बताया। मानव विकास का मानव विश्लेषण सिद्धांत यानी कि सिग्मंड फ्रायड ने मानव विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो कि ये कहाँ के रहने वाले थे। सिग्मंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत के माध्यम से मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। इन्होंने जो है हमारे जो दिमाग बुद्धि होती है ना, उसके मस्तिष्क के सिद्धांत का विश्लेषण करके जो है उन्होंने क्या किया है, बताया उसके बारे में। तो सिगमंड फ्रायड ने तीन तरह के क्या किए थे, सिगमंड फ्रायड ने तीन तरह के मन बताए थे। अब तीन तरह के मन कौन कौन से होते हैं। पहला तो आपका हो गया चेतन मन, दूसरा हो गया अर्धचेतन मन और तीसरा हो गया अचेतन मन। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, हमारे मन होते हैं। पहला चेतन मन। चेतन मन क्या होता है। चेतन मन, यह मन वर्तमान के विचारों से संबंधित है। चेतन मन, यह मन वर्तमान के विचारों से संबंधित है। चेतन मन एक ऐसा स्तर है जिसके तहत व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और समरी को से क्या होते हैं, अवगत होता है। समरी से क्या होते हैं, अवगत होते हैं। चेतन मन, यह मन वर्तमान के विचार से संबंधित होता है। वर्तमान के विचार से संबंधित मतलब कि जैसे अभी हम जो है कोई अचानक हमारे सामने कोई घटना होती है तो हम उसके बारे में क्या करते हैं, विचार करने लगते हैं। या अभी हम जैसे बैठे हैं तो कोई न कोई जैसे अगर हम जो है दिमाग में हमारे कोई विचार आया तो वो कौन सा मन हुआ, हमारा चेतन मन हुआ। चेतन मन एक ऐसा स्तर होता है जिसके तरह क्या होता है, जिसके तहत व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और समरी को क्या करता है, अवगत करता है। और अर्धचेतन मन क्या होता है। अर्धचेतन मन में हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ समय देकर याद किया जा सकता है। अर्धचेतन मन जो है, अर्धचेतन मन उन्होंने बताया, सिगमंड फ्रायड ने कहा कि जो अर्धचेतन मन है वो हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है अर्धचेतन मन में, लेकिन कुछ समय देकर याद किया जा सकता है। ऐसा मन जिसे में याद होते हुए भी याद ना आए कोई भी चीज़, पर जब मन पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो यह कोई भी चीज़ याद आ जाता है। अर्धचेतन मन एक ऐसा स्तर है जिसके तहत एक व्यक्ति अपनी भावनाओं और संभावों के संबंध में जागरूकता प्राप्त करता है, यदि वह इसे निकट से देखता है तो। यानी अर्धचेतन मन में जो है सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि इसमें जो है हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है। अर्धचेतन मन में तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन अगर हम कुछ समय बाद क्या करते हैं, उससे कुछ समय बाद जो है अगर हम याद करते हैं, जैसे हमने मान लो कोई जो है सब्जेक्ट बहुत पहले पढ़ रखा है और बाद में जो है अगर हम उसको जो है धीरे धीरे मन में याद करें या पढ़ के याद करें तो वो हमें क्या हो जाता है, दोबारा याद आ जाता है। या कोई घटना है मान लो कि जो है हमने कभी देख रखी है, फिर दोबारा ऐसी कोई घटना हो गई तो हमें पुरानी घटना की क्या हो जाती है, याद आ जाती है। तो वही चीज़ है कि उन्होंने सिगमंड फ्रायड ने अर्धचेतन मन में यही बताया है कि शुरू में अर्धचेतन मन में हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद जो है याद किया जा सकता है, हम उसे जो है दोबारा हमारे दिमाग में वो बात आ सकती है, जोड़ दिया जा सकता है। अर्धचेतन मन एक ऐसा स्तर है जिसके तहत एक व्यक्ति अपनी भावनाओं और संभावों के संबंध में जागरूकता प्राप्त करता है। अर्धचेतन मन एक ऐसा स्तर है जिसके तहत एक व्यक्ति अपनी भावनाओं और संभावों के संबंध में जागरूकता प्राप्त करता है, यदि वह इससे निकट से देखता है तो। तीसरा उन्होंने बताया है अचेतन मन। अचेतन मन क्या होता है। अचेतन मन, इसमें भी बातें होती हैं जो हम क्या है, भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती हैं, और जो मन चेतना में नहीं होता है, यह दुखी दंभित इच्छाओं का भंडार होता है। अचेतन मन एक ऐसा स्तर है जिसके तहत व्यक्ति अपनी मानसिक गतिविधियों से
अनभिज्ञ होता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार यह स्तर उन सभी विचारों या भावनाओं के भंडार के रूप में काम करता है जो दमित है या सचेत जागरूकता से छिपे हुए हैं, क्योंकि यह मानववैज्ञानिक असंतोष का क्या है, कारण बन सकते हैं। तो इन्होंने बताया है थर्ड में ये बताया अचेतन मन, मतलब जिसमें जो है हम भूल चुके हैं और दोबारा उस चीज़ को याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मानववैज्ञानिक असंतोष का कारण बन सकते हैं। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। पहला है इदम, दूसरा है अहम, पहला इदम, दूसरा अहम, तीसरा परअहम। इदम क्या होता है, तो इदम की बात करूं मैं तो इदम इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकता होती है। व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकता होती है, जैसे कि भूख, प्यास, सेक्स आदि को क्या किया जाता है, सेक्स आदि को संतुष्ट करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकता है और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। इदम मानव व्यक्ति का अचेतन हिस्सा है जो बुनियादी इच्छाओं को पूरा करने का काम करता है। इदम आनंद सिद्धांत पर आधारित है जो असामाजिक इच्छाओं की संतुष्टि की क्या करता है, आकांक्षा रखता है। इदम मूल व्यक्ति घटक है जो जन्म से मौजूद है और यौन इच्छाओं को पूरा करने का क्या करता है, प्रयास करता है। वही अहम क्या होता है, अहम यह इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और इसका कार्यान्वयन करता है, फिर परिणाम की चिंता करता है। अहम नियमों और नैतिक की तलाश करता है और अचेतन मन में निवास करता है। अहंकार हमेशा इच्छा को स्थगित करता है। अहंकार क्या करता है, हमेशा इच्छा को स्थगित कर देता है, मतलब जो है भटका देता है, और तनाव को तब तक मुक्त करता है जब तक कि उसे वांछित वस्तु नहीं मिल जाती है। तनाव को जो है तब तक जो है क्या करता है, जब तक कि उसे वांछित वस्तु नहीं मिल जाती है जिसके लिए वो प्रयास कर रहा है। अहम व्यक्ति का पहलू है जो तार्किक और तर्क संगत होने और वास्तविक की दुनिया से निपटने का प्रयास करता है। अब वो तीसरा है इसका जो है सुपर ईगो, यानी पर अहम यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करता है। पर अहम क्या करता है, यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करता है, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगा वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा। जिसके अंदर सुपर ईगो यानी पराहम ज़्यादा होगा वो उतना ही बुरे कामों से क्या होगा, दूर होगा। जैसे कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, जैसे कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना क्या होगा, इसका उदाहरण है। पराहम यानी कि सुपर ईगो व्यक्ति का नैतिक हिस्सा है जिसे विवेक भी कहा जाता है। पराहम क्या है, व्यक्ति का नैतिक हिस्सा है जिसे हम विवेक भी कहते हैं। यह आनंद के बजाय पूर्णता का प्रतीक है। आनंद के बजाय क्या है, पूर्णता का प्रतीक है। पराहम इदम और अहम के बीच संतुलन के रूप में कार्य करता है। यह समाधान खोजने की कोशिश करता है जो ना तो इदम या अहम को चोट पहुंचाता है, ना तो इदम को चोट पहुंचाता है, ना तो अहम को चोट पहुंचाता है। माता पिता द्वारा अपनाए गए पुरस्कार और दंड के प्रति प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बच्चे के दिमाग में अति अहंकार विकसित हो जाता है। जो माता पिता हैं, माता पिता द्वारा अपनाए गए पुरस्कार, माता पिता जो क्या देते हैं कि थोड़ा सा भी अचीवमेंट करता है या छोटा सा भी काम कर लेता है तो उसे हम क्या देते हैं, पुरस्कार देते हैं। या थोड़ा सी गलती कर देता है तो उसको क्या करते हैं, दंड देते हैं। तो इसके वजह से क्या करता है, दंड के प्रति प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप
बच्चे के दिमाग में अति अहंकार विकसित हो जाता है। सिगमंड फ्रायड ने मानसिक स्तरों, मनोवृत्तियां, रक्षा युक्तियों, व्यक्तित्व घटकों और मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को बताया है। मानसिक स्तर में इन्होंने क्या कहा है कि सिगमंड फ्रायड ने मन के चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन स्तर बताए हैं जो व्यक्ति के विचारों, भावनाओं की जागरूकता की मात्रा पर आधारित होते हैं। मन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्तर अचेतन मन होता है, जिसमें हमारी सभी दमित विचार, अनुभव और भावनाएं होती हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार यह अचेतन हमारे व्यवहार और अनुभवों को लगातार प्रभावित करता रहता है, जिसके प्रभाव के बारे में हम जानते भी नहीं हैं। ठीक। दूसरा, मनोवृत्तियां हमारी आंतरिक उत्तेजना होती है। मनोवृत्तियां क्या होती हैं? आंतरिक उत्तेजना होती हैं। हमारे अंदर अनेक मनोवृत्तियां होती हैं, जिसमें जीवन और मृत्यु में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रत्येक मनोवृत्तियां की अपनी क्या होती है? मानस ऊर्जा होती है। जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को लिबिडो ऊर्जा कहते हैं। यह जीवन ऊर्जा लैंगिक संतुष्टि से तुष्ट होती है, जबकि मृत्यु मनोवृत्ति आक्रामकता, हत्या, आत्महत्या जैसी क्रिया दर्शाती है कि दोनों मनोवृत्तियां समान रूप से क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक। सुरक्षा युक्तियां क्या होती हैं? मानव में संघर्ष, तनाव और भ्रगासा आदि जीवन में अनिवार्य है। रक्षा युक्तियां जीवन की इस भ्रगासा और कष्टदायक स्थिति को कम करने का कार्य करती हैं। भ्रगासा का कारण है कि समस्या का कोई वास्तविक समाधान नहीं हो रहा है, तो यह सुरक्षा युक्तियां व्यक्ति की खतरे से रक्षा करती हैं। ठीक। निम्नलिखित रक्षा युक्तियां मानव द्वारा काम में ली जाती है। पहला, तर्क संगति। दूसरा क्या है? पहला है तर्क संगति और इसमें आपको विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्ण कारण बताया जाता है, जैसे कि अपराधी को अपने व्यवहार का कारण बुरी संगत बताना और किसी कोर्स में प्रवेश न मिलने पर उसे व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं बताना। इसे अपराध व परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। तर्क संगति। दमन में क्या होता है? यह युक्ति में अवांछनीय या अस्वीकार विचारों, भाव, यादों और अचेतन में धकेल देना, क्योंकि इसे याद करना कष्टपूर्ण या भय पैदा करने वाला होता है। कई महिलाएं गंदी गालियां को दमन कर देती हैं। फिर आता है प्रतिस्थापन में क्या होगा? इसमें संवेगिक प्रतिक्रियाओं को एक व्यक्ति या परिस्थिति से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है? प्रतिस्थापित कर देना होता है। जैसे माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौने या अपने छोटे भाई बहनों पर निकाल देता है, तो ये प्रतिस्थापन होता है। प्रक्षेपण क्या होता है? व्यक्ति अपनी गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या स्मरण पर प्रक्षेपित कर देता है, जैसा कि मैं उसे घृणा कर रहा हूँ के बजाय वह मुझसे घृणा करती है कहा जाता है। प्रतिक्रिया निर्माण अपनी भावनाएं व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करता है, जैसे कि ज्ञान के स्थान पर प्रेम करना। मानोलैंगिक विकास में उन्होंने सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया? सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव का जीवन पर्यंत व्यवहार अपनी आधारभूत प्रेरणा की संतुष्टि की आवश्यकताओं द्वारा अभिप्रेरित होता है। बालक के मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं इस जीवन ऊर्जा लिबिडो के संतुष्टि कारण के प्रकार पर निर्भर करती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार इस मानव लैंगिक अवस्था को निम्नलिखित अवस्था में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है? मुख अवस्था या मौखिक चरण 0 से 18
महीने के बीच का क्या होता है, मुख्य अवस्था या लैंगिक अवस्था होती है। ठीक, फिर होता है इसमें जो है मुख्य अवस्था है मौखिक चरण अवस्था। बालक के विकास की प्राथमिक अवस्था मुख्य अवस्था है, जो जन्म से 18 माह तक की अवधि तक होती है। मुख्य क्रिया में ओठ, जीभ और सहायक अंग मुख्य भाग होते हैं, जैसे कि चूसना, निगलना, दबाना, काटना, बालक को खुशी देना। अधिक संतुष्टि या कम संतुष्टि से वह निर्धारण हो सकता है, जिसमें परिणाम स्वरूप वेस्ट में अधिक खाने, शराब पीने या धूम्रपान करने का विकास हो जाता है। दूसरा होता है गूदी अवस्था। गूदी अवस्था में क्या होता है, गूदी अवस्था या गूदाचरण, ये 18 महीने से जो है 3 वर्ष के बीच होता है। बालक के विकास की यह अवस्था 18 महीने से 3 वर्ष तक की होती है, जिसमें जीवन ऊर्जा मुख से गूदा क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है। बालक को खुशी का अनुभव मुख्य रूप से त्यागने की क्रिया और उससे संबंधित क्रियाओं से होती है, जैसे कि मल त्याग की क्रिया उसे तनाव से मुक्त और खुशी देती है। बहुत कटोरिया बहुत हल्का शौचालय प्रशिक्षण निर्धारण का कारण बन सकता है, जिससे परिणाम स्वरूप विकास या तो गंदा हो सकता है या कम आत्मनियंत्रण, लेकिन उधार साफ सुथरा व्यवस्थित लेकिन मतलबी हो सकता है। तीसरा चरण है फॉलिक चरण। फॉलिक चरण में क्या है, ये 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच होती है। यह अवस्था 3 से 5 वर्ष की होती है, जिसमें बालक का संतुष्टिकरण जनांगों पर केंद्रित होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार बालक अपनी माता तथा बालिका अपने पिता से प्रेम करते हैं और उसे दूसरों में बांटना नहीं चाहते हैं। बालक विपरीत लिंगी अभिभावकों से लगाव और समान लिंगी अभिभावकों से द्वेष रखता है। सिगमंड फ्राइड ने इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। इसी तरह बालिका का अपनी माता से रूढ़पन और पिता से प्रेम इलेक्ट्रा ग्रंथि कहलाता है। अगर लड़का है तो वो जो अपने पिता से करेगा अगर प्रेम, तो उसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। अगर लड़की है वो अपनी माता से जो है क्या करेगी, जो लड़का अपने पिता से क्या करेगा, जो है द्वेष करेगा, तो उसे हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहेंगे। वही अपनी लड़की अपनी माता से रूढ़िपन करेगी तो उसे हम प्रेम इलेक्ट्रा ग्रंथि कहेंगे। इंदु पर इस कार्यों के सफल समाधान में से एक परिपक्व जान पहचान विकसित होती है। इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इडिपस कॉम्प्लेक्स लड़के का अपनी माँ के प्रति स्नेह की जो है भावना को इडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़की का अपने पिता के प्रति स्नेह को इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है। अहंकार में शैशवावस्था में बालक अपने रूप पर मोहित हो जाता है और स्वयं से प्रेम करने लगता है। इस आत्मा प्रेम की भावना को सिगमंड फ्राइड ने स्वमोह कहा है। यह किशोरावस्था में अधिक होता है। चौथा है, उन्होंने बताया है कि विलंबित चरण क्या होती है, 6 ईयर से 12 ईयर तक होती है। बालक की व्यवस्था 5 वर्ष से यौन आरंभ तक होती है, जिसमें लैंगिकता का कम महत्वपूर्ण होती है। यह अवस्था संभावित शांत होती है। इस काल में बालक संज्ञानात्मक कौशल और सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता हुआ अपने क्षेत्र विकसित करता है। इस अवस्था के दौरान यौन ऊर्जा होती है, शैक्षिक, खेल कूद और सामाजिक गतिविधियों की ओर अग्रसर होता है। इससे विपरीत लिंग में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। ठीक है। लास्ट है जो है आपका जो है 5, इसमें है जननांग चरण, यानी कि जननांग हो जाता है, अडल्ट हो जाता है किशोरावस्था काल में, जिसमें लैंगिक ऊर्जा पूरे बल के साथ दोबारा प्रकट होती है। इस काल में व्यक्ति का प्रेम अधिक परोपकारी होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो 3 मुख्य चरणों पर बनता है, जिसका नाम निम्नलिखित है। पहला है इदम, दूसरा अहम, तीसरा परहम, जो अभी पढ़ाया गया था आपको। ठीक है। अब वो समायोजन असेसमेंट, अब इसे जो है हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। या तो मैं इसे टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप लोग जो है इसे खुद पढ़ लेना। ठीक है, धन्यवाद।